प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम को समझा था और उसके ऊपर कई सारे प्रश्न भी किए थे। आज हम लोग रोल्स थ्योरम से आगे बढ़ते हुए डिफरेंशियल कैलकुलस में लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली रोल्स थ्योरम की मदद से ही ये लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो प्रूफ होगी। इवन इसके आगे आने वाली जो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है वो भी रोल्स के लिए से ही प्रूव होती है। बाकी रोल्स थ्योरम जो है वो बेसिक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम है, और ये दो उससे बने हुए रिजल्ट्स हैं। और ये भी बहुत हद तक वैसे ही हैं जैसे कि रोल्स थ्योरम है, लेकिन थोड़ा सा बस इनके जो कंक्लूजन्स हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। बाकी अल्टीमेटली है ये वही चीज़ जो आपको रोल्स थ्योरम ने बताया था, लेकिन अल्टीमेटली सिलेबस में है भाई, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये समझें कि जिस तरह से रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो था हमने उसको समझा, और फिर उसके जो क्वेश्चंस थे उसमें हम उन क्वेश्चंस में क्या करते थे, जो स्टेटमेंट होता था उसकी कंडीशंस पहले चेक करते थे, और फिर उसके बाद में एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 कर देते थे, और फिर एक्स की वैल्यू को निकालते थे और देखते थे कि वो ए और बी इंटरवल के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये रोल्स थ्योरम ने हम लोगों ने किया था। फिर हमने एक दूसरा क्वेश्चन भी लिया था, उसमें भी यही कंडीशन थी, लेकिन उसमें हम लोगों ने सी को मानते हुए एफ डैश सी को इक्वल टू 0 करा था और फिर सी की वैल्यू को ए और बी के बीच में दिखाया था। ये हम लोगों ने प्रोसीजर अडॉप्ट करा था किसमें, पिछले वाले रोल्स थ्योरम में। अब लेग्रांजेस थ्योरम में क्या करना है, पहले तो भाई वही चीज़ स्टेटमेंट, फिर उसका प्रूफ, और ज्योमेट्रिकली वो जो स्टेटमेंट है वो बताता क्या है ये समझना है, फिर इसके क्वेश्चंस, और सेम वे में कॉशीज थ्योरम हम लोगों को करनी है। प्रयास करेंगे कि एक ही क्लास में हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है तो दूसरी क्लास देखेंगे, है ना। ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं लेंगे, तुम लोग बोर हो जाते हो, है ना, क्योंकि अभी व्हाट्सएप वाली दुनिया में रहने वाले बच्चे हो तुम लोग, है ना, बुरा मत मानना। तो ज़्यादा देर तक पढ़ने की तुम्हारे अंदर जो एक वो है कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है तो 6-7 घंटे कंटिन्यूस बैठ के पढ़ने की हैबिट होना चाहिए। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं है कि मतलब 1 नंबर और 2 नंबर नहीं जा सकते हो, या खाना नहीं खा सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, पानी नहीं पी सकते हो। मतलब ये एक मैंने मोटा मोटा बताया कि इतनी देर तक एक ही काम में लगे रहना की हैबिट होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है, कर लेना। उसमें कई सारे जो फ्री कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। अगर आपके लिए कोई लाभदायक पेड कोर्सेज हो तो आप उसको ले सकते हो। ज़्यादातर पेड कोर्सेज में हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, लेकिन उनमें डाउट क्लासेस रेगुलर बेसिस पे हम लोग कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर करेंगे भी, संडे टू संडे किया करेंगे, है ना। सो डाउट क्लास के लिए, लेकिन पहले आप लोगों को अपने डाउट्स जो हैं वो हेल्प चैट में हमारे पास भेजने होंगे, ताकि हम उन डाउट्स के ऊपर वर्कआउट कर सकें। ओके, तो एक पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे हम लोग वहाँ पे डेवलप करेंगे पेड कोर्सेज के लिए। जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो केवल पेड कोर्सेज के लिए रहेंगे। अभी हम लोगों ने हाल ही में कक्षा 12वीं का पूरा जो मैथमेटिक्स है वो एप्लीकेशन पे डाल दिया है चैप्टर वाइज। तो जो 12वीं के विद्यार्थी हैं, अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं या कोई साथी मित्र हैं जो कोचिंग की मोटी फीस नहीं देना चाहते हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, हालांकि होता यह है कि जो फीस ज़्यादा लेता है उसकी ओर बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो फ्री में पढ़ाता है सोचते हैं इसको आता नहीं होगा इसलिए पढ़ाता है, लेकिन हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा 12वीं का जो मैथमेटिक्स है वहाँ पे फ्री में कर रखा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्कूलिंग और जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, और वहाँ बेस बनता है, इसलिए हम लोगों ने वो बच्चों के लिए फ्री रखा है। ठीक है, अभी तक तो ऐसा ही है, और आगे भी प्रयास करेंगे कि 11th 12th 10th 9th 11th जो भी हम बनाएं आगे वो सब बच्चों के लिए फ्री रहे। तो चलिए आइए, अब मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। अदरवाइज़ आप कहोगे कि बस किस्से कहानियाँ सुनाते हैं सर, पढ़ाते लिखाते कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो विद्यार्थियों, दिस इज द लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट लेते हैं कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। ये रोल्स थ्योरम में भी कंडीशन थी। कंटिन्यूअस का मतलब आपको पता है कि ए और बी को मिलाते हुए और उनके बीच में भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिस पर फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाए, टेंस टू इनफाइनाइट होने लगे या नॉट डिफाइन की कैटेगरी में चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल ए बी, देन अब दूसरी कंडीशन भी देखो वही दे रखी है उसने कि जो एफ डैश एक्स है ना वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। उसमें एफ डैश एक्स का ए बी इंटरवल के बीच में जो भी वैल्यूज़ हैं, ए बी के बीच में जो भी वैल्यूज़ हैं उन पर उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। फिर वही बात कि जब आप एफ को डिफ्रेंशिएट करें तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें अगर
आप a से लेके b तक की कोई भी वैल्यू रख दें, a और b को छोड़कर, तो आपको कुछ ना कुछ एक फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि एफ डैश एक्स का अस्तित्व है, सिंपल सी बात है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं किसी भी इंटरवल में, बी केयरफुल, हमेशा याद रखना। तो उनके लिए केवल हम ऑब्वियस कंडीशन के साथ में लिख देते हैं। फिर वो ये कह रहा है कि अगर ये दो शर्तें पूरी होती है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c ऑफ x इन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी। ये वाली कंडीशन आपको निकालनी है, ठीक है ना। व्हाट इज दैट? यानी कि वही चीज़ है, बस अंतर ये कि वहाँ पर एक तीसरी कंडीशन भी डाल रखी थी कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी और एफ डैश सी 0 के बराबर था। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी के बराबर आएगा, सिंपल सी बात है। और ध्यान देना कि व्हाट इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये है क्या वास्तव में। अगर तुम ध्यान से देखो, मैं ग्राफ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कोई फंक्शन है और ये उसका ग्राफ है, सपोज दैट दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द पॉइंट ए, सपोज दैट ये ए पॉइंट है, सपोज दैट ये बी पॉइंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एफ ए पॉइंट होगा, यहाँ पर उसके लिए करस्पॉन्डिंग एफ बी पॉइंट होगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो ग्राफ पर पॉइंट है वास्तव में ये ए एफ ए है, और ये जो पॉइंट है ये बी एफ बी पॉइंट है बच्चों। तो अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, सपोज दैट दिस इज द लाइन, इस लाइन का स्लोप निकालो, तो दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद है ना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो भाई यहाँ पर ये y2 का काम करेगा, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में b माइनस ए। तो ये जो आपने निकाला है ना वास्तव में विद्यार्थियों, ये आपने क्या निकाला है? ये आपने a और b जो x वैल्यूज़ हैं उनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को मिलाते हुए जो एक टेंजेंट खींची गई है, आपने उसका स्लोप निकाला। मतलब टेंजेंट तो नहीं कहूँगा मैं, आपने उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का क्या निकाला है? स्लोप निकाला है। और जब ये जो वैल्यू है, जब a और b के बीच की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो अल्टीमेटली यही चीज़ जो है ना वो टेंजेंट बनने लगती है, कहाँ पर? a f a पॉइंट पर, सिंपल सी बात है। तो हम लोगों को ये बताना है कि इस पॉइंट C पर जो स्लोप है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन आपने खींची है ना, ये वाली लाइन, ये वाली, इस लाइन के ऊपर या नीचे एक पॉइंट, ये ग्राफ पर एक पॉइंट ज़रूर ऐसा मिलेगा कि उस पॉइंट पे आप अगर एक लाइन और खींच दो तो वो इसके क्या हो जाएगी बच्चों? पैरेलल हो जाएगी। वो ये कह रहा है, क्योंकि एफ डैश सी भी क्या है भाई? एफ डैश सी भी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किस लाइन के स्लोप को? सी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट लाइन के स्लोप को। तो ये वो सी पॉइंट होगा जो इसके और इसके बीच में कहीं पर होगा, है ना। ये कंसेप्ट है किसका? लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमको ये बताना है कि इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली जो लाइन है उसके पैरेलल भी एक लाइन खींची जा सकती है जिसका स्लोप उसी लाइन के बराबर होगा जो उन दो पॉइंट से जा रही है। सिंपल सी बात है, राइट। तो इसके लिए भाई सिंपल सा उसने क्या करा? कंसीडर अ फंक्शन। अब देखो ये थ्योरी पार्ट आ गया, उधर ग्राफिकल करा, अभी थ्योरी पार्ट आ गया। तो हमने फाई एक्स बराबर कितना लिया? एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये x है यहाँ पर, ध्यान रखना, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इस x का रिलेशन इससे है और इस x से है, बाकी ये तो फिक्स ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। अब ज़रा ध्यान देना कि क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, जीरो नहीं है, तो अगर fx कंटिन्यूस है तो फाई एक्स भी कंटिन्यूस होगा। fx अगर डिफरेंशिएबल है तो फाई एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि इस fx की डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पर ही इस फाई एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी डिपेंड कर रही है विद्यार्थियों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ उसने लिखी है, सिंस fx इज कंटिन्यूस इन ए बी सो देयरफॉर फाई एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन ए बी। पहली शर्त मतलब पूरी हो गई, ठीक है। दूसरा, सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ए बी, तो इसका मतलब हो गया कि फाई एक्स इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन
ए बी एंड फाइव डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी भाई, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, बिकॉज एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास में फाइव डैश एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हो तो जो बच्चे इस वीडियो को ऐप पर देख रहे हैं वो हेल्प चैट में या माई डाउट्स में जाके, अच्छा माई डाउट्स में जाकर भी अपने टीचर का नाम लिखिएगा कि मुझे जयपाल सर से पूछना है। ठीक है, तो माई डाउट्स में जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, हेल्प चैट में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर अपना वीडियो देख रहे हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। और नाउ look at this clearly अगर हम जो हमने 5x माना था, जैसे मैं आपसे कहूं कि हमने 5x क्या माना था, हमने 5x माना था fx माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स, ये हमने 5x माना था। वो ये कह रहा है कि भाई अगर आप इस 5x में x की जगह पर a लिख दो, मतलब क्या निकाल लो, आप निकालो 5a। तो 5a जब निकालोगे तो ये हो जाएगा fa माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय b माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा a, है ना, क्योंकि x की जगह आपने a लिख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी एफ ए, ठीक है, हो जाएगा ये माइनस ए एफ ए, फिर ये माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए एफ बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए एफ ए। तो ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी और ये आपके पास में क्या आ जाएगा, बी एफ ए माइनस ए एफ बी। तो देखो यही है ना, बी एफ ए माइनस ए एफ बी, और जो डिवाइड में आपका बी माइनस ए है वो तो रहेगा ही रहेगा भाई। ठीक है, तो ये b माइनस ए, यही चीज़ सेम चीज़ जैसे फाइव ए की वैल्यू ये आ गई ना बच्चों, उसी तरह से सेम चीज़ फाइव बी की भी आएगी। किसकी आएगी, फाइव बी की भी बिल्कुल सेम चीज़ आएगी। तो इसका मतलब फाइव ए और फाइव बी भी बराबर हो गए। अब ज़रा ध्यान देना कि इस लैग्रांजेस थ्योरम में तुमने तीन चीज़ें दिखा दी। पहली कि भैया 5x कंटिन्यूस है, दूसरी कि 5x जो है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और तीसरी आपने दिखा दी कि 5a और 5b की वैल्यू बराबर है। तो मतलब इस फंक्शन 5x ने रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशनें सेटिस्फाई करती हैं। किसने करी हैं, 5x ने करी हैं। तो आप क्या कहोगे, अब रोल्स थ्योरम अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आप क्या कर लिखोगे, आप लिखोगे 10 5x सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। सो देयरफॉर there is at least one value c of x between a and b such that phi dash c is equals to 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एटलीस्ट वन वैल्यू c ऑफ x, एक x की वैल्यू ज़रूर होगी c, a और b के बीच में कहीं पर होगी, इस तरह से कि phi dash c is equals to 0। ध्यान देना, ये हम लोगों ने रोल्स थ्योरम अप्लाई करी है, मतलब phi dash c is equals to 0 आएगा। तो जो भी आपके पास में phi dash x की वैल्यू है, phi dash x की वैल्यू क्या थी आपके पास में, phi dash x की वैल्यू यहीं कहीं पे थी, क्या थी, तो phi dash x हम लोगों ने निकाला था कि phi dash x बराबर है f dash x माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये था phi dash x। अब आप कह रहे हो कि phi dash c 0 है, तो मतलब जैसे ही यहाँ पर आप c बराबर c रखोगे तो phi dash c का मतलब है f dash c माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और ये किसके बराबर, ये बराबर हो जाएगा 0 के। ये इसका मतलब है विद्यार्थियों। तो इट मीन्स दैट कि phi dash c इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन b माइनस ए आपके पास में आ जाएगा। मतलब जैसे ही आप इसको 0 रखोगे तो f डैश c बराबर ये पूरा 0, इसको उठाकर इधर ले आओ तो यू विल गेट f डैश c इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए, और यही आपको क्या करना था,
प्रूव करना था। और बाकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो लैग्रांजेस थ्योरम है उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये है कि उन ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिस पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो ए और बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पे पॉइंट्स हैं उन पे खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट्स हैं, वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। किसका? लैग्रांजेस थ्योरम का। सो ये लैग्रांजेस थ्योरम कंप्लीट हुई। आइए अब जरा इसके एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न लेते हैं विद्यार्थियों, प्रश्न को पहले समझिएगा अच्छे से, फिर अपन इसके सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इन द मीन वैल्यू थ्योरम एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गया लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। Determine C lying between A and B if fx is equals to x minus x into x minus a into x minus 2 where A is equals to 0 and B is equals to 1 by 2। मतलब क्वेश्चन ये है आपका कि ये आपका fx है, ये आपका A is equals to 0 और B is equals to 1 by 2 है। क्या? इंटरवल है ना, मतलब आपके पास इंटरवल क्या है? यू हैव इंटरवल 0 and 1 by 2, ये आपका इंटरवल है। अब आपको इस इंटरवल पे इस फंक्शन की मदद से लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई करनी है। वैसे तो लिख दिया उसने कि सेटिस्फाई करता है, आपको केवल सी निकालना है। तो चलिए आइए निकालते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एफ ए बराबर 0। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो 0 है तो एफ 0 बराबर एक तरह से 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स की जगह आप एक्स लिख देंगे, एक्स की जगह 0 लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे सबसे पहले लिखना चाहिए था, आप लोग लिखना पेपर में, गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, ये आप पूरा पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो आपने उसमें ए की जगह पर एक्स की जगह ए लिखा तो 0 हो गया, बी की जगह एफ एक्स की जगह बी लिखा तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर बी मतलब कि 1/2 आ जाएगा, तो 1/2, फिर यहाँ पर x माइनस 1/1 मतलब 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 और ये माइनस का 3/2 आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/8 आ जाएगी। तो यानी कि एफ ए और एफ बी तो कम से कम बराबर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो और उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, आपके पास में एफ एक्स बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x माइनस का x तो माइनस का 3x स्क्वायर, और ये माइनस प्लस का 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद्यार्थियों तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये आपके पास में वैल्यू हो जाएगी। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा, मतलब इसी में ही आप सी लिख दीजिए x की जगह पर, तो यू विल गेट 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2। नाउ सब्सटीट्यूटिंग इन 1, तो एफ डैश सी, ठीक है ना, सब्सटीट्यूटिंग इन 1 मतलब ये, इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एफ बी की जगह एफ बी, एफ ए की जगह एफ ए, बी माइनस ए की जगह बी माइनस ए और एफ डैश सी की जगह पर एफ डैश सी। तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 3/8 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 0। ये आपका हो गया एफ बी, ये एफ ए, ये बी, ये माइनस ए और ये एफ डैश सी। तो अल्टीमेटली आपके पास में आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा विद्यार्थियों, और आपके पास में आ जाएगा 3/4, जिसका इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये वाली चीज़ आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद में। तो इट्स अ 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको याद ही होगा कि फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। ये आपके पास में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, ये फार्मूले से आप c की वैल्यू निकाल पाओगे। तो जब आप c के लिए वैल्यू निकालने के लिए आगे जाओगे ना बच्चों, तो देखो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आएगा c इज इक्वल्स टू ये 24 माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट 24 माइनस 12 इंटू 4 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 24, ठीक है ना, 2a। तो इसको सॉल्व करा तो आपके पास में 2x की वैल्यूज आएंगी, प्लस साइन और माइनस साइन जब लेंगे 1.764 और 0.236। तो आपके पास में इंटरवल क्या था बच्चों, 0
और 1/2। तो 0 और 1/2 के बीच में कौन सी वैल्यू है? तो कहना सर 0.236, यानी 0 और हाफ के बीच में ये वाली वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि c की एक वैल्यू जो है वो 0.236 आ रही है, और ये एकमात्र ऐसी वैल्यू है जो इसके बीच में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है fx, ये अगर लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक c हम लोग जरूर निकाल पाएंगे जो कि इस गिवन इंटरवल के बीच में कहीं पर होगा। बीच में कहीं का मतलब ये नहीं होता है बच्चों के बीच में ही होना चाहिए, बस 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये इसका मीनिंग होता है। तो विद्यार्थियों, यहां पर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम का। आप लोगों को पेपर में जैसे वेरीफाई लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम आ सकता है, तो उस केस में जैसे रोल्स थ्योरम में आपने किया था ना, क्या कि पहले पॉइंट में आप लिखोगे कि फंक्शन भाई कंटिन्यूस है, मतलब ए बी इंटरवल में कंटिन्यूस है। दूसरा लिखोगे कि डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि जो भी फंक्शन हो ना उसको पहले डिफरेंशिएट कर देना, और जो भी उसकी वैल्यू आए चेक करना कि ये जो इंटरवल है ए बी, इस वैल्यू में से, ये जो इंटरवल में वैल्यूज हैं एक्स की, उन वैल्यू में से किसी वैल्यू के ऊपर ये एफ डैश एक्स जो है वो इनफाइनाइट तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो एफ डैश एक्स का अस्तित्व है, इसका मतलब है। और अगर एफ डैश एक्स एक पॉलिनोमियल है तो हमेशा ही वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ठीक है, और एग्जिस्ट भी करेगा, राइट। और तीसरी जो वैल्यू होती है, तीसरी कंडीशन तो आपको इसमें माननी नहीं पड़ती है, किसमें? मेन लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम में। इसमें तो अब आपको फिर क्या करना होता है, फिर आपको इसमें ये वाली कंडीशन लगा देनी है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज रख दिए ना, एफ डैश सी के बराबर में लिख देना, सॉल्व करना, और सी की वैल्यू चेक करना कि वो सी की वैल्यू जो है वो उस इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में कहीं आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही होगी तो इसका मतलब ये है कि लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो गया, और अगर नहीं आ रही होगी तो इसका मतलब है कि आपने कहीं गलती करी है, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में वेरीफाई करने को अगर कह रहा है तो 99% है कि वो होगा ही होगा। और अगर शुरुआत की 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बच्चों लैग्रांजियस थ्योरम में, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम में, तो आपको सी जो है वो इंटरवल के बीच में ही मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो लेक्चर में जो लैग्रांजियस थ्योरम के विषय में हम लोगों ने डिस्कशन किया वो आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा। जैसे ही ये कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम भी हो जाएगा तो हम आपको पूरे का पूरा ये जो PDF है ये दे देंगे। इसमें कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए निकाल के रखे हैं, आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को करके इस टॉपिक को और मजबूत कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, लगभग 25 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इतना सफिशेंट है, इतना करिए, क्वेश्चंस कर लीजिएगा अच्छे से बच्चों, ठीक है। दैट्स ऑल। हम नेक्स्ट वीडियो में कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखिए, बिकॉज आपके आत्मविश्वास से आपका अच्छा भविष्य जुड़ा है और आपके अच्छे भविष्य से इस देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। नमस्कार।